सुनकर सभी थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि आखिरकार उन्हें बाहर निकलने की एक उम्मीद दिखाई देने लगी थी। कार्लोस बताता है कि उसके पिता पहले इलेक्ट्रिशियन थे और उसने उन्हीं से ये सब काम सीखा था, लेकिन वो खुद एक फाइटर बनना चाहता था, इसलिए उसने अपने पिता का काम छोड़ दिया। तभी जैक कहता है कि ठीक है, आज कार्लोस जीपीएस डिवाइस ठीक करेगा और कल सुबह सभी पहाड़ पर चढ़कर उसे एक्टिवेट करेंगे। लेकिन तभी लीसा एक बुरी खबर देती है। वो बताती है कि उनका खाना चोरी हो गया है। हालांकि उन्हें यहाँ फंसे सिर्फ एक दिन हुआ था। जो खाना 3 दिन तक चलना था वो लगभग खत्म हो चुका था। अब जैक और क्रिस्टी तुरंत विमान के अंदर जाकर जांच करने लगते हैं कि आखिर खाना किसने चुराया। उन्हें समझ आ जाता है कि किसी ने जानबूझकर राशन खत्म किया है। इसी दौरान जैक नोटिस करता है कि क्रिस्टी बहुत प्रोफेशनल तरीके से जांच कर रही है। तब वो कहता है कि वो कोई साधारण ट्रैवलर नहीं हो सकती, क्योंकि आम इंसान इस तरह जांच नहीं करता। तब आखिरकार क्रिस्टी सच बताती है। वो असल में एक रिपोर्टर थी जो अलग अलग देशों में जाकर गैंग्स और अपराधियों का पर्दाफाश करती थी। इसीलिए उसने अपने बारे में झूठ बोला था, ताकि अगर यात्रियों में कोई अपराधी हो तो वो उस पर हमला न करे। मतलब वहाँ मौजूद हर इंसान अपने अतीत के बारे में कुछ न कुछ छिपा रहा था। अब क्योंकि उनके पास खाने और पानी की कमी हो चुकी थी, इसलिए कार्लोस को जीपीएस डिवाइस ठीक करने के लिए छोड़कर बाकी सभी लोग जंगल में खाने और पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। चलते चलते उन्हें रास्ते में नीले रंग के कुछ मशरूम दिखाई देते हैं। क्रिस्टी अपने रिपोर्टिंग अनुभव से तुरंत समझ जाती है कि ये जहरीले मशरूम हैं और इन्हें खाने से कुछ घंटों में इंसान की मौत हो सकती है। वो सभी को चेतावनी देती है कि कोई भी गलती से इन्हें हाथ न लगाए। साथ ही वो ये भी बताती है कि ऐसे मशरूम आमतौर पर गीली जगहों पर उगते हैं, मतलब आसपास कहीं पानी का बड़ा स्रोत जरूर होगा। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें सच में एक तालाब मिल जाता है, लेकिन वहाँ का पानी साफ नहीं था, इसलिए उसे पीने लायक बनाने का तरीका ढूंढना जरूरी था। तभी अचानक पीछे से गोली चलने की आवाज आती है। सभी लोग डरकर पीछे दौड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि डेविड ने अपनी बंदूक से एक बंदर का शिकार किया है, ताकि वो लोग उसे खाकर अपना पेट भर सकें। असल में डेविड और लीसा के पास एक बंदूक थी, जिसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था। लीसा कहती है कि वो लोग किसी को डराना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बात छुपाई। अब डेविड के शिकार किए हुए बंदर को पकाकर सभी लोग रात का खाना खाते हैं। उधर क्रिस्टी और जैक मिलकर तालाब के पानी को साफ करने का तरीका भी निकाल लेते हैं। इस तरह कम से कम आज के लिए खाने और पानी की समस्या खत्म हो जाती है। लेकिन एमी बंदर का मांस नहीं खा पाती, इसलिए उसका हिस्सा खराब न हो, इसके लिए डेविड खुद उसका खाना भी खा लेता है। खाना खत्म होने के बाद जैक सभी से पूछता है कि क्या किसी और के पास भी डेविड और लीसा की तरह कोई खतरनाक चीज छुपी हुई है, क्योंकि अब हर किसी को सब कुछ जानने का हक था। तब कार्लोस अपना बैग खोलकर दिखाता है। उसके पास सिर्फ उसका फाइटिंग मास्क था, जो उसकी फाइटर पहचान को रिप्रेजेंट करता था। साथ ही वो कहता है कि कल वो लोग जीपीएस डिवाइस के जरिए मदद के लिए सिग्नल भेज देंगे, इसलिए फिलहाल उन्हें एक दूसरे से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी रात जब सभी लोग सो रहे थे, अचानक डेविड की तबीयत खराब होने लगती है और दूर अंधेरे में कोई इंसान छिपकर ये सब देख रहा था। अब वही रहस्यमयी इंसान अपना सैटेलाइट फोन निकालता है और किसी लड़की को कॉल करता है। वो कहता है कि उनका प्लान अब तक पूरी तरह सफल रहा है और वो इसे और तेजी से आगे बढ़ाएगा। मतलब उन यात्रियों में से किसी एक के पास सैटेलाइट फोन मौजूद था, लेकिन उसने जानबूझकर उसे सबसे छुपा रखा था और शायद वही शुरू से ये सब कर रहा था। लेकिन क्यों, ये अभी भी एक बड़ा रहस्य था। अगली सुबह सभी लोग लीसा के रोने की आवाज सुनकर जागते हैं, क्योंकि रात में डेविड की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर केविन उसकी जांच करके बताता है कि उसके मुंह से झाग निकल रहा है, मतलब उसे फूड पॉइजनिंग हुई थी और शायद उसे वही जहरीले मशरूम खिलाए गए थे जो उन्होंने पिछले दिन जंगल में देखे थे। ये सुनते ही लीसा गुस्से में आ जाती है। वो सभी पर चिल्लाने लगती है कि उनमें से कोई एक इंसान सबको एक एक करके मार रहा है, लेकिन अब तक किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा। इन 8 लोगों में से तो कोई भी एक दूसरे को पहले से जानता तक नहीं था। तब लीसा सभी को बताती है कि पायलट की मौत भी सामान्य नहीं थी। उसे उसी समय समझ आ गया था कि किसी ने जानबूझकर उसका दम घोंटा था, लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा ताकि सभी लोग आपस में लड़ने न लगे। अब लीसा को याद आता है कि उसने ये सारी बातें डेविड को बताई थी और उसी दौरान उसे महसूस हुआ था कि कोई उनकी बातें सुन रहा था। मतलब जिसने उनकी बातें सुनी उसी ने बाद में डेविड को निशाना बनाया, क्योंकि डेविड सच के करीब पहुंच चुका था। अब सभी को समझ आने लगता है कि जब उन्होंने जंगल में जहरीले मशरूम देखे थे, तब किसी ने चुपके से कुछ मशरूम उठा लिए थे और रात में उन्हें डेविड के खाने में मिला दिया। सबसे डरावनी बात ये थी कि डेविड ने एमी का खाना भी खाया था, मतलब शायद असली निशाना एमी थी। अब वहाँ मौजूद हर इंसान डर जाता है, क्योंकि अगर उनमें से कोई एक कातिल है तो हर किसी की जान खतरे में थी। ऊपर से विमान का अचानक क्रैश होना, फिर एक एक करके लोगों का मरना, ये सब साफ इशारा कर रहा था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि पहले से बनाई गई योजना थी। अब सभी लोग अलग अलग रहने लगते हैं, क्योंकि कोई भी किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उधर डैनी एमी को पायलट का फोन दिखाता है, जिसे उसने पहले छुपा लिया था। उस फोन में पायलट की आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद थी। वीडियो में पायलट खुद कह रहा था कि विमान में कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है और विमान को जानबूझकर क्रैश करवाया गया है। डैनी और एमी वो वीडियो बाकी सभी को भी दिखा देते हैं। अब सभी पूरी तरह यकीन कर लेते हैं कि यहाँ सच में कोई बड़ा खेल चल रहा है और पिछले दोनों लोगों की मौत महज हादसा नहीं थी। इसी दौरान कार्लोस बताता है कि उसने आखिरकार जीपीएस डिवाइस ठीक कर ली है। अब उन्हें सिर्फ पहाड़ की चोटी तक पहुंचकर उसे एक्टिवेट करना था, लेकिन अब कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर असली कातिल उनके बीच मौजूद था
तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मदद पहुंचे। अगर जीपीएस चालू हो गया तो सभी लोग यहाँ से बच निकलेंगे। अब सभी चर्चा करने लगते हैं कि पहाड़ पर कौन जाएगा और कौन नीचे कैंप की सुरक्षा करेगा। आखिरकार जैक कहता है कि वो नीचे रहकर कैंप संभालेगा, जबकि कार्लोस, डॉक्टर केविन और क्रिस्टी पहाड़ पर जाकर जीपीएस डिवाइस इंस्टॉल करेंगे। तीनों लोग अब डिवाइस लेकर पहाड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनका प्लान साफ था, अगर उनमें से कोई एक कातिल निकला तो बाकी 2 लोग मिलकर उसे संभाल लेंगे। उधर चढ़ाई के दौरान कार्लोस च्यूइंग गम चबाने लगता है। तभी क्रिस्टी उसके गम के रैपर को देखकर समझ जाती है कि ये उसी खाने का हिस्सा था जो पहले चोरी हुआ था, मतलब खाना कार्लोस ने चुराया था। अब क्रिस्टी के मन में शक पैदा होने लगता है कि शायद वही असली कातिल भी हो सकता है, लेकिन वो अभी किसी को कुछ नहीं बताती। वो चुपचाप कार्लोस पर नजर रखने लगती है। साथ ही सावधानी के लिए वो जीपीएस डिवाइस भी कार्लोस से लेकर खुद संभाल लेती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कार्लोस डिवाइस को नुकसान न पहुंचा दे। अब तीनों धीरे धीरे पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ते रहते हैं। कई घंटों की मुश्किल चढ़ाई के बाद आखिरकार वो लोग ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी अचानक क्रिस्टी का पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ के किनारे से नीचे लटक जाती है। सबसे खतरनाक बात ये थी कि जीपीएस डिवाइस भी किनारे के पास गिर चुकी थी। अगर वो डिवाइस नीचे गिर जाती तो यहाँ से बाहर निकलने की उनकी आखिरी उम्मीद खत्म हो जाती। इसलिए अपनी जान जोखिम में डालकर क्रिस्टी सबसे पहले डिवाइस पकड़ लेती है। उधर कार्लोस और केविन अपनी जान की परवाह किए बिना क्रिस्टी को ऊपर खींचने लगते हैं और आखिरकार वो दोनों मिलकर क्रिस्टी और डिवाइस दोनों को बचा लेते हैं। इस घटना के बाद तीनों के बीच थोड़ा भरोसा बनने लगता है, क्योंकि अगर उनमें से कोई कातिल होता तो वो आसानी से बाकी लोगों को मरने के लिए छोड़ सकता था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की जान बचाई। अब आखिरकार कार्लोस जीपीएस डिवाइस इंस्टॉल करना शुरू करता है। उधर डॉक्टर केविन अपने फोन में सिग्नल चेक करता है, लेकिन अब भी कोई नेटवर्क नहीं था। मतलब अब उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ यही जीपीएस डिवाइस थी। कुछ देर बाद कार्लोस खुश होकर बताता है कि डिवाइस आखिरकार एक्टिवेट हो चुकी है और कुछ घंटों में उसका सिग्नल दूर तक पहुंच जाएगा। अब सूरज डूबने लगा था, इसलिए तीनों वापस कैंप की तरफ लौटने लगते हैं। उधर नीचे कैंप में मौजूद बाकी लोग अब एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रहे थे। लीसा अपनी बंदूक लेकर जैक को दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि अपने पति की मौत के बाद अब उसे हर इंसान पर शक होने लगा था। उधर डैनी भी एमी पर गुस्सा करने लगता है। वो एमी से कहता है कि अब से वो किसी और से बात नहीं करेगी और हर चीज वही संभालेगा। लेकिन अब एमी खुद डैनी पर शक करने लगी थी। उसे लगने लगा कि शायद उसने अपने ड्राइवर के साथ भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो डैनी के अतीत के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वो सिर्फ प्यार में अंधी होकर उसके साथ भाग आई थी और अब इस जंगल में एक एक करके लोग मर रहे थे। एमी की बातें सुनकर डैनी गुस्से में चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि अगर वो ना होता तो एमी अब तक मर चुकी होती। डैनी का ये रूप देखकर एमी डर जाती है, क्योंकि उसने पहले कभी उसे इतना गुस्से में नहीं देखा था। अब उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगता है। इसी बीच नीचे मौजूद चारों लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखते रहते हैं। कुछ देर बाद पहाड़ से लौटकर कार्लोस, केविन और क्रिस्टी वापस कैंप पहुंचते हैं। वो बताते हैं कि जीपीएस डिवाइस सही तरीके से एक्टिवेट हो चुकी है और अगर किस्मत अच्छी रही तो अगले दिन तक कोई न कोई रेस्क्यू टीम वहां पहुंच जाएगी। अब बचे हुए 7 लोग अजीब खामोशी में रात का खाना खाते हैं। हर कोई बस यही सोच रहा था कि किसी तरह उन्हें सिर्फ अगली सुबह तक जिंदा रहना है। रात होते ही सभी सो जाते हैं, लेकिन कार्लोस अकेले अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर देता है। वो अपनी प्रतियोगिता के लिए तैयारी पूरी करना चाहता था। कार्लोस अपने सपनों को लेकर इतना जुनूनी था कि इस भयानक हालत में भी उसका ध्यान सिर्फ प्रैक्टिस पर था। इसी वजह से उसने पहले खाना भी चुराया था ताकि उसकी डाइट खराब ना हो। लेकिन तभी अचानक कार्लोस देखता है कि सामने अंधेरे में कोई काले कपड़ों में खड़ा है और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस इंसान ने कार्लोस का फाइटिंग मास्क पहन रखा था। कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो रहस्यमय इंसान कार्लोस पर चाकू से हमला कर देता है और कुछ ही सेकंड में कार्लोस की हत्या हो जाती है। अगली सुबह जब सभी उठते हैं तो कार्लोस कहीं दिखाई नहीं देता। तब जैक कहता है कि उन्हें अलग अलग होकर उसे ढूंढना चाहिए, लेकिन डॉक्टर केविन याद दिलाता है कि अगर जीपीएस डिवाइस काम कर रही है तो अब तक रेस्क्यू टीम आ जानी चाहिए थी। उन्हें नहीं पता था कि रात में किसी ने चुपके से जीपीएस डिवाइस की वायर काट दी थी, मतलब कोई सिग्नल बाहर जा ही नहीं रहा था। इस सच्चाई से अनजान बाकी लोग जंगल में कार्लोस को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन काफी देर तक खोजने के बाद भी कार्लोस कहीं नहीं मिलता। तब केविन कहता है कि उन्हें दोबारा पहाड़ पर जाकर जीपीएस डिवाइस चेक करनी चाहिए। क्रिस्टी भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है, क्योंकि अब किसी को अकेले भेजना बहुत खतरनाक था। दोनों पहाड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में अचानक उन्हें आसमान में बहुत सारे पक्षी एक जगह मंडराते दिखाई देते हैं। ये देखकर दोनों समझ जाते हैं कि वहाँ जरूर कुछ हुआ है, इसलिए वो पहाड़ की तरफ जाने के बजाय उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं और वहाँ पहुंचकर उनका दिल दहल जाता है, क्योंकि वहाँ कार्लोस की लाश पड़ी थी। किसी ने पिछली रात उसकी हत्या करके उसकी बॉडी वहाँ फेंक दी थी। अब केविन और क्रिस्टी वापस कैंप लौटते हैं और बाकी